में आपका स्वागत है। एमसीक्यू करने जा रहे हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पॉलिटी का 100 क्वेश्चन कर चुके थे पहली कड़ी में। दूसरी कड़ी में 100 के बाद करते हैं। अगर पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देख लें, और दूसरा पार्ट की शुरुआत अभी कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा का नेता कौन है। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिएगा, कह रहा अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यानी लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा में चुनाव के लिए किसी व्यक्ति का उम्र सीमा 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर रहेगा राज्यसभा तो राज्यसभा में 30 वर्ष है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति रहेगा तो 35 वर्ष हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन में है 21 वर्ष, तो पंचायत के लिए 21 वर्ष समय सीमा रखा गया है, उम्र सीमा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी ऊपर बताया गया कि लोकसभा का सदस्य अगर चुनते हैं तो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? वही 25 वर्ष हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो अगर उसे 1/6, तो 1/6 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा का प्रत्याशी जमानत बचाने के लिए 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का वैध मतलब जो वोट पड़ा उसका 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। चलो नेक्स्ट आते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 81 के 3 के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यसभा की सीटों का आवंटन 2026 तक संशोधित किया गया। मतलब 2026 तक जो लोकसभा का सीट है बरकरार रहेगा। और ये किसके जनगणना पर हो रहा है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। आगे आते हैं। वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित रहता है। अभी ऊपर देखे थे 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसका राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो सबसे अधिक राज्य विधानसभा में हिमाचल प्रदेश का इसमें दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 से 212 तक राज्यों के विधान मंडल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500, कम से कम कितना होना चाहिए? 500। और न्यूनतम सदस्य पूछेगा तो न्यूनतम 60 सदस्य को मिलकर बनेगी। अधिकतम हो सकता है विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। और देख रहे हैं वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जिसमें 30 ही है, जबकि राज्य में सिक्किम है 32। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश 403 का है, अरुणाचल प्रदेश 60 है, मेघालय 60 है, मणिपुर 60 है और हिमाचल प्रदेश 68 है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट आते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अनुच्छेद 331 के अनुसार है।
और कह रहा है कि राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे निष्प्रभावी बना दिया गया। अब 2019 के द्वारा ये जो राष्ट्रपति 2 को मनोनीत करते थे उसको खत्म कर दिया गया है, अब मनोनीत नहीं होता है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के 1 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो भंग एक ही कर सकता है, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, वही है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर। लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार, 6 मास में 1 बार होना चाहिए। ये अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कम से कम साल में 2 बार होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज्यादा तो भेजता है यहाँ उत्तर प्रदेश 80, उसके बाद है इसमें है ऑप्शन के अनुसार पढ़ देते हैं। उत्तर प्रदेश 80 भेजता है, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, मध्य प्रदेश 29। आप इसको देख लीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो इसमें देखिए ये ऑप्शन के अनुसार इसमें गलती दे दिया है, इसमें ये होना चाहिए, इसमें मध्य प्रदेश हमारा जो गलत है, ये होना चाहिए महाराष्ट्र में 48 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। एक क्वेश्चन आंसर गलत दे दिया इसका। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। देखते हैं इसको, प्रथम लोकसभा का प्रथम आम चुनाव, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। याद रखिएगा, ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बाद हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों पर हुआ था, ये भी ध्यान देना है। सीट कितना था उस समय? 489। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन अगर पूछे तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में किस आधार पर दिया जाता है? तो ये जो है उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा जानते हैं कि अस्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समाप्ति का निर्मित हो जाते हैं। इसका कार्यकाल के वर्ष होता है? 6 वर्ष के होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार होता है। राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऊपर देख लिए हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, किसी के पास इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं। ये अनुच्छेद 80 के अनुसार है, 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। कौन कौन क्षेत्र होना चाहिए? तो साहित्य के क्षेत्र से करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं हमेशा। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष ही उपराष्ट्रपति होता है, और ये अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का प्रदेश सभापति बनते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं अभी है। 124 नंबर में आते हैं, लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो संसद के दो सत्रों के बीच यही बताए थे 6 महीना कम से कम अंतर होना चाहिए। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र का अंतिम बैठक आगामी सत्र के बैठक के बीच 6 महीना से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। तो शून्य काल का अर्थ जो है, इसमें तो स्टार मार दिया है, तो शून्य काल पहले समझिए। कह रहा है प्रश्न काल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम हो गया शून्यकाल। समझ गए? चलिए 127 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 127 में कह रहा है आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी जो है, पहले पार्टी होने के लिए पंजीकृत होना चाहिए, तो पंजीकृत पार्टी हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, सही है। राज पार्टी तो है, ये भी सही है, और एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट आते हैं 128 नंबर क्वेश्चन पे। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद के दोनों सदनों अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर, एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब दोनों सदन में मतभेद पैदा हो। ये संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों पर संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी बुलाई जाती है संयुक्त अधिवेशन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च हो जाएगा संविधान। लिखा हुआ कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था का स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों का सृजन का प्रावधान भी करता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नहीं ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का राज्य बना 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दे रहा है ऑप्शन में। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं संभव है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का पारित करके नहीं, संवैधानिक औपचारिकता का समाप्त करके ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आप समझते हैं इसको। राज्य का निर्माण करने के अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार, पहला वीडियो हम बता दिए हैं कि अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 2 में, दोनों में अंतर बता दिया गया है, तो उसे जरूर देखें। अगर वो देखिएगा तभी समझ में आएगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। ऐसा नहीं कि राज्य इसको बना सकता है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन थे? M.N. वेंकट चलैया थे। संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस M.N. वेंकैया नायडू थे, वेंकट चलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब दिया? 31 मार्च 2010 को पेश किया। नेक्स्ट आते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। तो अभी वर्तमान में कितना न्यायाधीश है? 33 और एक प्लस मुख्य न्यायाधीश लगा के 34 हो गया। न्यायाधीश 33 +1। नेक्स्ट आते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो भारत की
स्वतंत्र निम्नलिखित क्षेत्र कितना हो गया? 33 हो गया। और ये मुख्य न्यायाधीश कौन है? यूयू ललित हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित बने हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसके अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्ति करता है। और ये नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है कॉलेजियम पद्धति द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के जो वृद्धि करने की शक्ति है वो संसद के पास है। ये अनुच्छेद 124 में वर्णित है। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय रहेगा तो हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही रह जाएगा उच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय का हो जाएगा 62 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितना है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय अगर रहता है तो 62 वर्ष कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। ऐसा डिस्कशन कहीं नहीं मिलेगा। आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, एक बार जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। इसका देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा उसको महसूस हो कि एक गलत चीज है तो उसको पुनर्विधि के लिए कह सकता है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के में निहित होता है। नेक्स्ट आते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्य का राज्यपाल को नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ये भी लिखा हुआ है संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है ये देखेंगे। तो इसमें राज्यपाल सम्मिलित है, विधानसभा और विधान परिषद। जहां विधान परिषद नहीं है वहां राज्यपाल, विधानसभा, अगर तीनों है तो तीनों सम्मिलित है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। आगे आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। तो उनके पद में क्या निहित है? अनुच्छेद 175 के 2 के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य विधानपालिका का सबसे उच्च सदन कौन हो जाएगा? विधानपालिका परिषद हो जाएगा। और निम्न सदन कौन हो जाएगा? तो विधानसभा निम्न सदन होगा और विधान परिषद उच्च सदन होगा। एक कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो जब भी विधान परिषद का गठन हो या विघटन हो सब केंद्रीय संसद द्वारा ही किया जा सकता है। कितना अनुच्छेद में है? 169 के 1 के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो देखिए विधान परिषद कहाँ है ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो वर्तमान में बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है,
तेलंगाना में विधान परिषद है। मैंने भारत में भी 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो निर्वाचन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 176 राज्यपाल को विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। करा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो अगर अध्यक्ष विधानसभा का देगा तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 179 के अनुसार। अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकेगा। नेक्स्ट आते हैं, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये अच्छा काम था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट आते हैं, निम्न उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें देखिए गुवाहाटी में भी है और मुंबई भी है, तो सी और डी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सबका कितना कितना है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसका गुवाहाटी का क्षेत्राधिकार देखते हैं, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। और मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीव तथा गोवा भी है। अब आते हैं, एक विवादित था बाबरी मस्जिद, उसी के बारे में करा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, मतलब ये पुराना हो गया था, का प्रकार है। तो ये है स्वताधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। करा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो विवादित है, स्वतंत्र बी ऑप्शन हो जाएगा। करा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का संबंधित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग का स्थापना का है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में वर्णित है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार करता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये वाला वर्णित करता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों कानून बनाए, वो है शिक्षा, ऑप्शन में बी। 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के द्वारा समवर्ती सूची को डाला गया था। अब नेक्स्ट आते हैं, करा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर ए। आप देख लेंगे 268 में क्या है। तो राज्यों का द्वारा जो कर का बंटवारा होता है वो अनुच्छेद 268 में है। और 269 में क्या है? संघ द्वारा, मतलब संसद द्वारा, संघ द्वारा केंद्र शासित केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और उसका बंटवारा कौन करेगा? राज्य करेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये टैक्स से संबंधित है सब। करा भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो संघीय वित्त आयोग राज्यों केंद्र के बीच के संबंध रखता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसके जगह पर योजना आयोग खत्म होकर कौन हो गया? 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग बंद हो गया है, अब उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। 159 नंबर क्वेश्चन पुराना है इसलिए इसको हम हटा दिए हैं। आगे देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन पे। करा भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर सी।
भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, सही है। दूसरा देखते हैं कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, इसमें सब सही है। आते हैं नेक्स्ट पे। करा निम्न में किस वर्ष सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो हो जाएगा 1987 में। सहकारिता आयोग जिसे केंद्र और राज्य संबंधों के समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसका गठन कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1987 के अधिनियम तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। अभी कह रहा है केंद्र और राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की हुई थी। यह ध्यान दीजिए, कितना सिफारिश? 247। नेक्स्ट आते हैं पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पता होगा आप लोग को कि पंचायत का चुनाव का निर्णय रखता है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत की संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों के कानून का अधिकार बनाने दिया गया। अब आगे आते हैं, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज अभी बताए थे, राज्य सूची का विषय है, राज्य की सूची पर है। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद जो है 243 के जी कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है और अनुच्छेद 243 6 के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजना को जिन्हें उन्हें सौंपी जाए जिसके अंतर्गत योजनाएं हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध है। तो 11वीं अनुसूची कब आया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये भी ध्यान दीजिएगा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो अभी जो है पंचायत में कितना कार्य है? सूची है 29। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो देखते हैं, अनुच्छेद 40 था इसमें, ऑप्शन नंबर बी। और है अनुच्छेद 32 उपचारों का अधिकार, जानवे करते होंगे आप लोग। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिव्यक्ति को बताया गया है। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। सरकार की पंचायत राज प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है? तब प्रमुख विशेषता इसमें जो कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से सभी है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है, ये भी है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, इनमें से सभी सही है। अब देखिएगा, पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का काम करता है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? ग्राम पंचायत आता है,
क्षेत्र पंचायत समिति आता है, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर इसका। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो है पंचायती राज बनाने का, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पंचायत का जो प्रधान लक्ष्य कौन होता है, तो विकेंद्रीकरण होता है। समझ गए ना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है इसमें। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। आगे देखते हैं, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो अच्छा से कार्य करने के लिए क्या चाहिए, तो जनता का सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के कोई काम नहीं होता है। जैसे आप लोग सहयोग कर रहे हैं तो मेरा चैनल चल रहा है, आप लोग आगे भी सहयोग करते रहें, यही मेरा विश्वास है आप लोग के प्रति। पंचायती राज को सफलतापूर्वक करने के लिए स्थानीय जनता को पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है, सही है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी बटाता है, सामुदायिक विकास भी करता है, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया 1992 के मत से। आते हैं, कराए जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है, उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। कराए पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी, जिसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। उनका उद्देश्य क्या था, ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। मेहता के पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचों की सिफारिश की। त्रिस्तरीय ढांचा बलवंत राय मेहता दिए थे। और 1977 में आया अशोक मेहता समिति, वो 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय प्रणाली का सिफारिश की। वो बोले कि हमको 2 स्तरीय सही रहेगा, और 1978 में 2 स्तरीय आ गया। और 1985 में आया GBK राव समिति का गठन किया गया, और 1986 में LM सिंघवी समिति बनी थी। 1988 में PK थुंगन समिति गठन किया गया। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की, किसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। रखिएगा सॉरी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष थे, वही पढ़े, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, तो देखिए, स्वायत्तता तो है, लोक सहभागिता है, स्थानीय समुदाय की सशक्त बनना, ये भी सही है, लेकिन स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, एक गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। करा भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी, तो सबसे पहले तो राजस्थान में हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। देखते हैं, 1957 के बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सिफारिश की थी। इस सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसी व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, तो अभी ऊपर देखिए राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है कि अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी सरकार के पंचायती राज व्यवस्था में सुधार की हेतु किया गया था, और 1978 में अपने रिपोर्ट पेश किए। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है,
तो इसमें देखते हैं सार्वजनिक स्वच्छता तो है स्थानीय स्वशासन में, स्वच्छता भी है, जनोपयोगी सेवा भी है, सेवा भी लोगों को करना है उसका, लेकिन सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव करना उसकी जिम्मेवारी नहीं है, यानी कौन हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो पंचायती राज सूची अभी ऊपर देखे थे, राज सूची में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो पंचायती राज प्रणाली राज सूची का विषय है और यह राज सूची के प्रविष्टि 5 का विषय है, ये भी देखना प्रविष्टि केमा में है, 5 में है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा किसी राज्य या किस राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है, तो वैध किया है, सब कर दिया इसमें, कौन कौन है, बिहार भी किया है, उत्तराखंड भी किया है, मध्य प्रदेश भी किया, हिमाचल प्रदेश भी किया है। नेक्स्ट आते हैं, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, तो बिहार कर दिया है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई, तो ये हो गया 64वां संशोधन बिल से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। और 72वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 1991 संसद द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। आगे आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो आप लोग को पता है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73वां पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं आता है, बी नंबर हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विवेचन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन लाए तो विधेयक कहाँ ला सकता है, या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में, कहीं भी ला सकते हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 190 नंबर क्वेश्चन पे हम सब पहुंच चुके हैं, देखते हैं 190 में क्या है। कह रहा भारतीय संविधान की प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, तो पता होगा 1951 में। चलिए, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1), 6, 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342 एवं 343 में संशोधन किया गया। आगे आते हैं, करा निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, लघु मतलब छोटा होता है, छोटा संविधान, देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। जोड़िए 4 2 6, 76 हो गया। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो पिछड़ी जाति आयोग के काका साहेब कालेलकर थे। करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति का आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग की गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका साहेब कलकर थे। 193 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्य लोक सेवा का नियुक्ति तो राज्य के राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर इसी का हटाने वाला कार्य कौन करेगा, तो राष्ट्रपति इसको हटाता है।
नियुक्त करते हैं राज्यपाल, हटाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। यही विडम्बना है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3 है। और नेक्स्ट आते हैं और लास्ट है, कह रहा है भारत में वरीयता क्रम निम्नलिखित में कौन पहले आता है? तो देखिए वरीयता क्रम का अगर देखना है तो इसमें आगे पीछे करना पड़ेगा, देखते हैं। कह रहा है वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारी रैंक और ऑर्डर संबंधित है, तो इसमें तो ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लें। धन्यवाद।